मैं बेंगलौर में था तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमाशंकर जी दीक्षित पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। 32-33 का आंदोलन जो चला था उसमें वह और अंडरग्राउंड बम्बई में वह रहते ही थे, अंडरग्राउंड नेता थे। और सदानंद जी ने जो फ्री प्रेस के मालिक भी थे उनकी स्थापना की थी। उन्होंने उनको ब्रेंड ऑफ बॉम्बे कहा था। मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी, पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठ मित्रता हुई। और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वह ठोस होती है। चाहे हम कहीं रहे, वह कहीं रहे, ठोस रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। रुक जा, ये बोल रहे हैं कि मैं अभी हाल में कहा था, वेल्लोर में। जयप्रकाश नारायण जी एक परम मित्र है उनके, उमाशंकर जी दीक्षित पटना आए, मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, कई प्रश्न उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है, 32-33 के आंदोलन से ही है, अंडरग्राउंड के समय से ही है। बंबई में वो रहते थे। और सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? फ्री प्रेस के। उसकी स्थापना की उन्होंने, और उसे ब्रेन ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता है। ये वीवीआई है, याद कर लीजिएगा। अगर एमसीक्यू देगा तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहां से आपका देगा। इस तरीके से वो कहते हैं कि जो मित्रता अंडरग्राउंड में होती है वह बहुत ठोस होती है, और आज भी उस प्रकार की मित्रता उन लोगों के बीच में, चाहे वो लोग एक साथ रहें या दूर रहें। चलिए आगे पढ़िए। कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वे इंदिरा जी हो या कोई हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा। अपनी अकल के मुताबिक हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस जमाने में, लेकिन यह गुजरत होती थी हम लोगों की। बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बाबू यह बात, और बाबू में इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाते थे तो उनकी भी आलोचना की है मैंने। उस जमाने में तो मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना। किंतु बापू की मृत्यु के बाद, कई वर्षों के बाद 1954 में मैं सर्वोदय में गया बिहार में। जवाहरलाल जी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता ही था। उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर, पता नहीं क्यों मुझे वो मानते थे बहुत। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था। उनमें भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूँ कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था। उस पर वह बहुत नाराज हुए। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया, मैंने उनकी भी आलोचना की, उनको तार भी दिया कि यह बहुत गलत काम आपने किया है। इससे कश्मीर के सवाल को हल
हल करने में आपको दिक्कत होगी। थोड़े ही दिनों में 18 महीनों में वह चल बसे। देश का दुर्भाग्य है। रुक जाओ। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बातें शुरुआत से यहाँ जयप्रकाश नारायण कर रहे हैं और अपनी बातों को याद कर रहे हैं कि कुछ ऐसे मित्र हैं, कुछ ऐसे उनके जिनके भाव बहुत अच्छे हैं और हमारे पुराने मित्र हैं जो सोशलिस्ट पार्टी में थे। वो नहीं चाहते थे जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी जी के बारे में, वो हमेशा मेल मिलाप चाहते थे। लेकिन जयप्रकाश नारायण कहें कि मुझे किसी से द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, मुझे किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, मतलब मैं किसी के प्रति विरोध में नहीं हूं, मैं उनके नीतियों के विरोध में हूं, मैं इनके विचारों के विरोध में हूं, क्योंकि विचार उनके सही नहीं है, जनता के लिए नहीं है, मैं इसलिए उनका विरोध करता हूं। ठीक है, बापू भी यह बात मानते हैं। ठीक है, बापू के सामने भी हम कहते थे। तो यहाँ पे आलोचनात्मक का काम कर रहे हैं। जैसे आलोचना का मतलब क्या होता है कि कोई भी कोई कार्य करता है तो उसके बारे में उसकी गलतियां निकालता है। तो गलतियां जो निकलता है वो गलतियों से इंसान सुधरता है। यही बोल रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में भी मैं था, उनको बहुत मानता था, वो भी मुझे मानते थे, उनके बड़े भाई थे, मैं भी उनको बड़े भाई जैसे मानता था, मैं उनकी भी आलोचना करता था, मैं उनकी भी आलोचना करता था। तो इस आलोचना के तहत में क्या हुआ कि वो मुझे कभी कुछ नहीं बोले, लेकिन एक जो इंसिडेंट है, एक जो घटना थी, उससे उनको दुख हुआ। पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया उससे उनको प्रॉब्लम हुआ। ठीक है ना, पटना फायरिंग को लेके। फिर उसके बाद लाल बहादुर जी के साथ भी जो कश्मीर के मामले थे उस पर भी मैंने की उनकी आलोचना की, उनको तार भी दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो 18 महीनों में चल बसे। ये देश का दुर्भाग्य है। चलिए आगे पढ़िए। इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद है वे जवाहरलाल जी के साथ जो मतभेद थे उससे कई ज्यादा गंभीर और सीरियस है। जवाहरलाल जी से परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था, और मैं कोई गर्व नहीं करता हूँ। मैंने उस समय जो आलोचना की, हंगरी के मामले में जो कुछ कहा, जवाहरलाल जी को बाद में मानना पड़ा। तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो उस धोखे के कारण उनके हृदय को ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में चले गए, संभल नहीं सके। ऐसा घाव लगा जब चीन के आक्रमण कर दिया। वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी। तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था, उनसे अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था, उतना प्रश्नों में नहीं था। इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद है वो जवाहरलाल जी के साथ मतभेद थे, उनसे कहीं ज्यादा गंभीर और सीरियस मतभेद थे। यानी जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर भी जयप्रकाश नारायण सवाल उठाते थे, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो। जैसे इसमें बोल रहे हैं कि परराष्ट्र नीतियों के संबंध में और स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। जैसे तिब्बत मामले में मतभेद था, चीन के मामले में, हंगरी के मामले में, इस समय मतभेद था। और मैं कोई गर्व नहीं करता हूँ, उस समय जो आलोचना की, हंगरी के मामले में जो भी कुछ कहा था, जवाहरलाल जी को बाद में ये मानना पड़ा था, लेकिन तिब्बत वाले मामले में बात नहीं मानी। और चाइना, एक समय में हिंदू चीनी भाई भाई नहीं था, नारा उठा था, और उसी के बाद चाइना ने वहां पर आके पूरा आक्रमण कर दिया और बहुत सारे जमीन को हड़प लिया। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत ही आघात लगा कि जो दोस्त बोल के पीठ पे खंजर घोंप दिया, इसको लेके वो बहुत ही क्या हो गए थे, बहुत ही अवसाद में चले गए थे। उम्मीद नहीं करते थे कि चीन कभी ऐसा करेगा, और उसके बाद ये कुछ समय के बाद तो मर ही गए। ठीक है ना, 2 बरस के अंदर में ही चले गए, और इसी को लेके मतभेद था, उनसे अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था उतना मतभेद। ये बात कह रहे हैं। चलो मम्मी पढ़ो। कल भी तुम आए थे, लेकिन अब एक आध पॉइंट पढ़ा के छोड़ देंगे। एक बात अगले क्लास में जिसके चलते बहुत ज्यादा क्लेश, अब एक बात लीजिए, जिसके चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीति में है, वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। करोड़ों रुपए वे चुनाव पर खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी
का नारा लगेगा लगाएंगे। लगाएंगे। समाजवाद का नारा लगेंगे और यह सब रुपए बैंक ब्लैक मार्केटियर लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। अनअकाउंटेड मनी करोड़ों रुपए जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। आज से नहीं, वर्षों से मैं पुकार रहा हूँ कि भाई इस चुनाव की रिद्धि में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं आपकी गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, एक गरीब पार्टी जो गरीब की पार्टी है वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके। सुनता है कोई? प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूँ। दलविहीन लोकतंत्र संयोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और उस चुनाव का प्रचारण पिछले वर्ष में मैं करता रहा हूँ और ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके। इसका प्रयत्न भी करता रहा हूँ, परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दलविहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है। फिर भी मैंने पुराने विचार को लेकर जनता में विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैलाया गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूँगा कि दलविहीन लोकतंत्र को तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय की दलविहीन होगा। जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनता जाता है तो वह शायद ही दलयुक्त होगा। आश्चर्य है कि आशय है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को
कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल्य सिद्धांत का विस्मरण हो गया है। चलो रहने दो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं कि चुनाव कैसे होता है। इंदिरा गांधी के द्वारा मतलब जो चुनाव, जैसे ये जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि बहुत पैसा लिया जाता है, वो पैसा काला पैसा होता है, ठीक है। तो इस पैसा को चुनाव में लगाया जाता है, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ नारा लग रहा है गरीबी हटाओ का, दूसरी तरफ करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो कैसे क्या होगा। इसीलिए मैं इस सोच को खरीद करता हूं, मैं इस विचार को खरीद करता हूं, क्योंकि ये जनता लोगों के हित में नहीं है। मैं चाहता हूं कि गरीब लोग खड़े हो। दोस्तों अगले सेशन में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। आज हम लोगों ने बहुत अच्छे सेशन को लिया है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।